Good morning. Today I am going to discuss about a topic that is escape velocity. So इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बताना चाहूँगा पहले, जिससे आप इजीली escape velocity को समझ सकें कि escape velocity होती क्या है। तो in the first case हमने बॉल ली और उसे हमने थ्रो किया एयर में। हम इसमें ये चीज़ देख पा रहे कि उस बॉल ने एक मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, देन आफ्टर वो गिर गई। इसका रीजन क्या था? वही नोन रीजन, दैट इज ग्रेविटी। अब हम यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं कि जिसमें मैंने एक कैनन से एक बॉल को थ्रो करा। ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हायर होगी प्रीवियस केस से। तो इस केस में हमने क्या देखा कि वो जो बॉल है उसने ज्यादा हाइट अटेन करी एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस, और लेकिन यहाँ पर भी वही चीज हुई कि वो चीज फॉल हो गई। यहाँ पर भी किसने रोल प्ले किया? दैट इज ग्रेविटी। अब हम तीसरे केस पे आते हैं कि हमने एक रॉकेट में दैट इज अपना स्पेस शटल हम लॉन्च करते हैं, उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली इन दोनों केसेस से ज्यादा होगी। तो इसमें क्या हुआ कि उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार किया और यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशन वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट किया और जिसकी वजह से उसने ऑब्जेक्ट को अपने अराउंड अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंकें कि वो कभी वापस ही ना आए? तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने अर्थ से किसी ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो करें कि वो कभी वापस ना आए। और इस केस के लिए ये केस पॉसिबल कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी के साथ थ्रो करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे एस्केप कर जाए और इन्फिनिटी को पहुंच जाए। तो इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम इन्फिनिटी को पहुंच सकते हैं। तो हमने इस जगह पर एज्यूम कर लिया है कि इन्फिनिटी को हमने इमेजिनरी एक लाइन बना लिया हो सकता है, ये अपना इन्फिनिटी हमें यहाँ तक इस चीज को पहुंचाना है। ठीक है, तो अब हम अच्छी तरह से डेफिनेशन देते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ सरफेस से थ्रो करें तो वो अर्थ की या फिर किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके इन्फिनिटी को रीच कर जाए। ठीक है, तो चलो अब इसका हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कि हम पता तो करें कि अर्थ के एस्केप वेलोसिटी को थ्रो कर रहे हैं अपने स्पेस में, तो कितनी स्पीड हमें उसे देनी पड़ेगी कि वो अपना हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाए। हम लोग सपोज करें लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, जो वेलोसिटी के साथ हम उसे फेंक रहे हैं उसे हमने मान लिया वी, क्योंकि हमने एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया है वी से। और यहाँ की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसे हम शो कर रहे हैं के से, और पोटेंशियल एनर्जी को हम शो कर रहे हैं पी से। और जो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हमने शो किया है के एफ से, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम शो कर रहे हैं पी एफ से। नाउ बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो बाय द लॉ of conservation of momentum, we get kinetic energy at initial position plus potential energy at initial position is equals to the kinetic energy at the final position plus potential energy at the final position. So in this equation the kinetic energy at the final position will be equals to 0, क्योंकि हमने एक ऐसी स्पीड के साथ उसे हमने उसे एक ऐसी स्पीड के साथ थ्रो किया है किसी ऑब्जेक्ट को कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाए। तो अपने के यहाँ जो अपना वो पहले हमने यहाँ पर 0 घोषित कर दिया है। बात रही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पर इसका वजूद ही गायब हो जाता है। जब हम इन्फिनिटी पर हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में हम किसी भी चीज को अगर उसे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी अपनी 0 ही हो जाएगी। तो जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों तो 0 हो गए जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ m v स्क्वायर। यहाँ पर हम v लिखेंगे क्योंकि हमें तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो v स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किस अर्थ की सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ इन अपने केस में, ठीक है। और द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। mv² इज इक्वल्स टू gm बाय r, m से m कट गया, एंड ve इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 gm बाय r। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम ऊपर नीचे r को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट r को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा कि ve इज इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ 2gm अपॉन r स्क्वायर इनटू r। हम ये भी जानते हैं कि जो स्मॉल g की वैल्यू हमें ये इक्वेशन तो मिल गई, हम इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन मिल चुकी है, लेकिन अब हम ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्मॉल g की, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है अपना gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि ve इज इक्वल्स टू रूट 2 स्मॉल g इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। आप इसको हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं तो अपना ve इज इक्वल्स टू अपना हो गया रूट ऑफ 2 इनटू स्मॉल g की वैल्यू क्या है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब बताइए हमें 6400 किलोमीटर होता है, तो 6400 इनटू 10 टू द पावर 3 मीटर हमें ये वैल्यू मिल गई। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमें मिलती है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम उसे फेंक रहे हैं स्पेस में तो वो कभी भी अपने वापस नहीं आएगा। चलो हम एक काम करते हैं कि हम एस्केप वेलोसिटीज को कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्लैनेट स्टार्स की। तो इसमें हम बात करें अपना अर्थ की, जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जैसे हमने निकाला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, सैटर्न की 35.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जुपिटर की 59.5 किलोमीटर पर सेकंड है, प्लूटो की 1.21 किलोमीटर पर सेकंड, यूरेनस की 21.3 किलोमीटर पर सेकंड, वीनस की अपना 10.36 किलोमीटर पर सेकंड, मरकरी 4.25 किलोमीटर पर सेकंड, नेपच्यून की 23.5 किलोमीटर पर सेकंड, सन की 615 किलोमीटर पर सेकंड एंड मून की होती है अपना 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे हम एक अपना पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि जो अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन मास ऑफ प्लैनेट या फिर कोई सन या फिर स्टार है, स्टार मास ऑफ प्लैनेट और स्टार इस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज की एस्केप वेलोसिटी क्यों होगी, क्या होगी। तो इसमें हम चीजें देख सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो अपनी डिपेंड कर रही है मास पर, मास ऑफ प्लैनेट पर, और मास दैट इज ये होता है ग्रेविटी इनडायरेक्टली। तो हमारे पास एक रीजन आ गया, हमें पता चल गया कि एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है अपने ग्रेविटी पे, और ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट पे। तो जितना ज्यादा मास होगा किसी प्लैनेट का उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर अपनी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले डिपेंडेंस चेक करने वाले हैं कि किन चीजों के ऊपर अपनी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट या फिर अपना कोई स्टार जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर वहां से किसी चीज को फेंक रहे हैं, ठीक है। दूसरा अपना एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये
किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितनी है, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। कि अगर हम अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं तो चाहे वो 100 किलो का हो चाहे 100,000 किलो का हो, उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है। तीसरा केस अपना जो आता है ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा अपना आता है जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती है कि किस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस पर डिपेंड नहीं करती है। कि चौथा अपना केस आता है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, कि कहां से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो फ्रॉम वेयर it is projected। और पांचवा और आखिरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी, दैट इज सराउंडिंग्स, के आसपास में कौन सा प्लेनेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेनेट है, स्टार है या कोई भी चीज है जिसकी खुद की ग्रेविटी है, हर मास की होती है, तुम्हें पता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है एस्केप वेलोसिटी। तो इसमें अपना आता है ऑन सराउंडिंग्स ऑफ अ प्लेनेट और अपना स्टार। इसका हम देख सकते हैं कि एक्सेप्शन केस हुआ था अपने पास कि जो नेपट्यून है उसका जो एस्केप वेलोसिटी थी वो थी अपने पास 23.5 किलोमीटर पर सेकंड, और जो अपनी अर्थ है उसकी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेपट्यून का मास तो कम है इन कंपैरिजन टू द अर्थ, लेकिन यहां पर इसकी सराउंडिंग्स आसपास के प्लैनेट्स हुए अपना के आसपास मीटियोरॉइड्स हैं, सब चीजों के ऊपर जिनकी भी ग्रेविटी है उसके ऊपर डिपेंड होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो बढ़ गई इन कंपैरिजन टू द अर्थ। ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर अपने एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। दैट इज मास ऑफ प्लैनेट पे, दूसरा फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, और तीसरा सराउंडिंग ऑफ प्लैनेट। इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है और 2 चीज इन पर डिपेंड नहीं करती है, और जिसकी हमें नॉर्मल कोई इंसान सोचेगा तो उसे बस यही लगेगा कि हाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी करती होगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू।